दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा देश की राजनीति से जुड़े विषय पर हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन गवर्नमेंट के द्वारा बुलाया गया है, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा है कि कौन से एजेंडे इस स्पेशल सेशन के अंदर होंगे। क्योंकि अभी तक स्पेशल जो सत्र है, जो पार्लियामेंट सेशन है जो बुलाया गया है, उसको लेकर ऐसा कोई एजेंडा सामने नहीं आया है जिसपे कहा जाए कि इन विषय पे या इन सब्जेक्ट्स पर इन पार्लियामेंट सेशन के अंदर चर्चा होगी। और ऐसे कौन से विधेयक हो सकते हैं, ऐसे कौन से क्या जो विषय हो सकते हैं जिन पर सरकार इस सेशन के माध्यम से चर्चा करने जा रही है। और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर कि वह एक छिपे हुए एजेंडे के तहत स्पेशल सेशन को बुला रही है और जिससे विपक्ष तैयारी ना कर पाए उन विषय पर अपनी, इसलिए वह बताना नहीं चाह रही है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दौर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार चलता हुआ इस विषय पर देख रहे हैं और इसी विषय पर हमारी आज की चर्चा है संवाद इंडिया के मंच पर। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो प्रवीण कुमार जी, जैसा आप जानते हैं कि इस समय जो चर्चा है देश की राजनीति में वह स्पेशल सेशन को लेकर है। G20 समिट हो चुकी है और अब सारी जो चर्चाओं का केंद्र है वो पार्लियामेंट का जो 18 से 22 सितंबर के बीच में सेशन बुलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके ऊपर चर्चाएं सिमट गई हैं कि आखिर ऐसे कौन से विषय हैं जो स्पेशल सेशन सरकार को बुलाने की आवश्यकता पड़ी और उसमें क्या कौन से ऐसे एजेंडे सरकार रख सकती है जो आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। इस विषय पर विपक्ष भी तमाम सवाल उठा रहा है और सरकार की तरफ से ऐसा कोई विशेष जवाब नहीं दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी सरकार की जो स्पेशल सेशन बुलाया गया? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए। जिस तरह से एक इंडिया अलायंस बना है और सारे विपक्ष एकजुट हो गए हैं, तो विपक्ष को कमजोर करना ये सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। इस बात को आप लिख लीजिए। अब आने वाले समय में वो एक दिन पहले एजेंडा जारी करेंगे। हालांकि ये विशेष सत्र है और विशेष सत्र किसी खास मकसद से बुलाया जाता है। आपने अगर देखा हो तो 5-6 बार देश में विशेष सत्र का आयोजन किया गया है और हर बार कोई खास मकसद रहा है। तो ये एजेंडा जो है सबसे बड़ा एजेंडा है और आने वाले समय में जो जब आप समझिए कि 18 से है तो 17 तारीख को एजेंडा सरकार जारी करेगी। अच्छी बात यह रही कि सोनिया गांधी ने उससे पहले एक पत्र सरकार को भेज दिया है जिसमें उन्होंने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए हैं कि हम चाहेंगे कि इस एजेंडे पर सत्र में बात हो। अब जहां तक अनुमान की बात है तो अनुमान कई तरह के लगाए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये सबसे पहला एजेंडा सरकार का बताया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन में साथ में आज की खबर यह है कि जोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट, वो इसी में समाहित है। और ये जो कमेटी बनी है रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, तो उसमें ये भी विषय है। इस विषय पर भी रामनाथ कोविंद अपना रिपोर्ट देंगे और ये रिपोर्ट शायद आज कल में 2 दिन में आ जानी चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, संवैधानिक तरीके से जो बात है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको लाएंगे। दूसरा एजेंडा जो है इनका महिलाओं को संसद में आरक्षण दिलाने का। जो 33% आरक्षण की बात हम लोग करते हैं, सब लोग जो राजनीतिक दल करती है महिलाओं के लिए, तो उसमें 33% आरक्षण की बात नहीं करके ये जो काम कर रहे हैं वो ये है कि 180 के करीब सीट इन्होंने वो चिन्हित किया है जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ये 543 सीट तो ऑलरेडी है अभी संसद में, लोकसभा में, प्लस 180 सीट और लाएंगे। तो वो 180 सीट अलग लोकसभा नहीं होगी, बल्कि उसी लोकसभा में एक सीट से 2 कैंडिडेट आएंगे चुन के। एक जनरल कैंडिडेट हो गए और एक महिला कैंडिडेट होंगे। 2 कैंडिडेट आएंगे एक लोकसभा से, तो ऐसे 180 लोकसभा सीटें हैं। तो आपका 180 सांसद तो आपकी संख्या जो इजाफा हो जाएगा, लेकिन सीटें उतनी रहेंगी भी। तो ये एक बड़ा एजेंडा है, इससे वो महिलाओं का वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा एजेंडा है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आ गई है, राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, वो आरक्षण को लेके है कि आरक्षण की एक जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस करना चाहती है सरकार। तो वो उस लिमिट को बढ़ाने के लिए
वो रोहिणी कमीशन ने एक अपना जो फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले में इसका जिक्र है कि भाई आप 50% जो बात है, 50% से ज्यादा आरक्षण हो सकता है। तो वो उसमें ये ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना चाह रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण बढ़ जाएगा तो ये जो अभी माहौल चल रहा है, जो इंडिया बना है, इंडिया में जो ओबीसी के तमाम नेता हैं और उनको ओबीसी को साथ दे रहे हैं, तो उस पर एक तरह से शिकंजा कसने की तैयारी है। तो रोहिणी कमीशन वाला मसला हो गया। अब आज से आप देख रहे होंगे, अभी कई चैनल पे चीजें चल रही हैं कि पीओके, तो पीओके को भारत में शामिल करना है। पीओके के लोग जो चैनल में चलाया जा रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पीओके के लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, भारत में आना चाहते हैं। तो वो पीओके का मुद्दा आज से छिड़ गया है। तो ये सरकार कुछ भी संसद में कोई भी बिल ला सकती है, कुछ भी कर सकती है। पीओके कम था, जैसे धारा 370 को लेके आया था, किसी को कुछ नहीं पता था और धारा 370 लागू हो गया, वो हटा दिया गया उसको। तो उसी तरह से पीओके की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। राम मंदिर का मसला चल ही रहा है। अब आज खबर चलने लगी है कि साधुओं की टोली बहुत बड़े पैमाने पर 2 लाख गांवों में जाएंगे, और वो जाएंगे कब? तो ये दिसंबर के जो विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले भ्रमण करेंगे और राम मंदिर की गाथा गाएंगे। उसके बाद फिर जनवरी में 22 जनवरी का डेट तय है प्राण प्रतिष्ठा का। उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो ये पूरा जो चुनावी माहौल है, इसमें चीजों को समाहित करके ये संसद का सत्र होगा, और इसमें मतलब कुछ भी ना, मतलब हिंदू मुस्लिम को लेके ये चीजें चलेगी। ध्रुवीकरण के अलावा कोई रास्ता इनके पास बचा नहीं है। तो इसी को लेके तमाम चीजें हैं। आपको 5 मुद्दे हमने गिनवा दिए। जी जी, जी, बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि कौन-कौन से मुद्दे हो सकते हैं। पुष्पेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अमर उजाला हिंदुस्तान के संपादक रह चुके हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो पुष्पेंद्र जी, विषय हमारा यही है कि जो स्पेशल सेशन जो बुलाएगा पार्लियामेंट का, उसमें कौन से एजेंडे हो सकते हैं, और सरकार इन एजेंडों को भी सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। तो तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही हैं लगातार कि कौन-सा छिपा एजेंडा सरकार इस सेशन के माध्यम से सामने ला सकती है अपना। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार आखिर बता क्यों नहीं रही, क्या कारण उसके पीछे। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एजेंडे, कौन से ऐसे विधेयक या कौन से ऐसे मुद्दे इस स्पेशल सेशन के माध्यम से सरकार ला सकती है, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं? पुष्पेंद्र शर्मा जी। भाई प्रशांत जी नमस्कार, प्रवीण भाई को नमस्कार, और आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, और थोड़ी सी देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं, कुछ विलंब हो गया मुझे। प्रवीण जी ने बहुत अच्छे अनुमान लगाए, बताया, और हर गली चौराहे नुक्कड़ पे ये चर्चा आम है कि भाई आखिर विशेष सत्र में क्या मुद्दा होगा। तो देखिए, अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने इस राजनीति में, देश की राजनीति, बहुत चौंकाने वाले काम किए हैं और करते रहे, आगे भी चौंकाएंगे। बहुत सारे सरप्राइजेस वो देते रहते हैं, देंगे। अब जहाँ तक इस विशेष सत्र में एजेंडे की बात है, तो समझ लीजिए कि हम वहाँ बैठे हैं, तो पहले तो मुझे लगता है चंद्रयान के लिए तालियां बजेंगी। चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग की चर्चा की जाएगी, उसका श्रेय लिया जाएगा। फिर G20 के बाद जो इस तरह से आयोजन हुआ और जिस तरह से डिक्लेरेशन, लीडर्स डिक्लेरेशन पे साइन हुए, सहमति बनी, मेरे ख्याल से उस पर चर्चा की जाएगी। नए संसद भवन में, क्योंकि अगले दिन नए संसद भवन में बैठक जारी होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी लुभावनी सी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी के लिए विशेष सत्र बुलाया गया हो? नहीं। जो प्रवीण जी का कहना है, मुझे काफ़ी बातें उसमें से वो लगती हैं, और ये हो सकता है कि हालांकि अब भाई मुकुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी इस पर रोशनी डालेंगे। और क्या चौंका सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे अभी भाई प्रवीण कह रहे थे, पीओके का एजेंडा मुझे तो थोड़ी दूर की कौड़ी लगता है। अभी उसके लिए कुछ कहें ऐसा, पर असंभव कुछ नहीं है प्रशांत जी। जो मोटी दो बातें हैं, एक तो भारत और इंडिया वाली, कि वो इसका शायद औपचारिक रूप से वहां पर इस बात की जाए, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन हुआ तब से, लगभग 19 अगस्त की बात है, तब से उन्हें याद आया इंडिया और भारत की बात। पहले तो सरकार के कार्यक्रमों में खेलो इंडिया और सारी चीज़ों में इंडिया जुड़ता रहता था। अचानक से वो इंडिया जो है वो औपनिवेशवादी नाम हो गया, और उससे दिक्कत होने लगी, उसको बदलने की बात की गई।
इसके लिए भी सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, सारी स्टेशनरी चेंज होना, सारे पता नहीं कहाँ कहाँ पे चिन्ह हैं जो चेंज किए जाएंगे, फिर संयुक्त राष्ट्र हो गया, सारे देशों में हमारे दूतावास हो गए, कितना खर्चा इस पर होगा एक नाम बदलने पे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा खर्चा होगा अगर ये करते ही हैं और इसी वजह से करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये करते हैं, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है वो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अभी तो लोग थोड़े दिन पहले ये क्या लगा रहे थे कि चुनाव पहले हो जाए, शायद चुनाव पहले हो जाएगा, लोकसभा भंग कर दी जाएगी, शाइनिंग इंडिया की तरह उन्हें लग रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन जो सर्वे राज्यों के और दूसरे आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये अभी करेंगे, और खास तौर पे दिसंबर में इसे कर लें, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो मंदिर का है उसका 22 जनवरी का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है, 13 जनवरी से होगा। आज भी वहाँ पे, जैसे अभी प्रवीण जी ने साधुओं की बात कही, तो एक और नई चीज उन्होंने, जो चंपत लाल जी हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट कर दिया है कि वहाँ पर पुराने अवशेष और पुरानी मूर्तियां सब मिली हैं मंदिर की, यानी कि वहाँ पे पुराना मंदिर था। तो इससे एक माहौल बनाया जाएगा, जैसे साधुओं से बनाया जाएगा ऐसे इनसे भी माहौल बनाया जाएगा। तो ये माहौल बनाना है तो फिर चुनाव जल्दी कैसे हो जाएंगे? तो मैं इस तर्क के आधार पर जल्द चुनाव की संभावना से इनकार करता हूँ। अब दूसरी संभावना ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर घोषित करते हैं और ये चाहते हैं कि वही हो जाए, तो फिर उसके लिए बजाय जल्दी करने के हो सकता है चुनाव का समय बढ़ा दिया जाए और बाद में किया जाए, और कमेटी से तुरंत रिपोर्ट ली जाए, सब किया जाए, फिर भी उसमें समय की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है इसे थोड़ा सा लंबा खींचा जाए। ये मुझे लगता है पहला चंद्रयान की उपलब्धि के बारे में। फिर जो हमने मंगल सूर्य के लिए छोड़ा, L1 पे गया है हमारा आदित्य, उसकी बात की जाए, यानी अंतरिक्ष में सफलता की। फिर G20 का गुणगान होगा, गुणगान के बाद में सारी बातें होंगी जिसमें हम बहुत सारे मुद्दे, और इसके अलावा भी कुछ चौंकाने वाला हो तो कोई मतलब आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर बार कहा है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब से आई है तो राजनीति में बहुत सारे सरप्राइजेस देती रही है। तो क्या चौंके, अब हम लोग जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है वो इससे भी आगे सोच रहे हो, उनका थिंक टैंक है अलग, लेकिन मोटे तौर पे ये लगता है कि भारत और इंडिया वन नेशन वन इलेक्शन की बात वहां पर हो सकती है शायद इस सत्र में, ये मुझे लगता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं जो कि राजनीति को निश्चित रूप से प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं, और इसी पर चर्चा है कि इसी तरह के कयास राजनीति में लगाए जा रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं। मैं प्रवीण जी के पास आता हूँ। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, जो जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा कि एक तो जो चंद्रयान की सफलता है उसकी मतलब वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाएगा सफलता के लिए, और साथ ही जो G20 समिट हुई है उसको लेकर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है पार्लियामेंट के अंदर, और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है, लेकिन वह इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी वह हो सकता है। उसके लिए बड़ा, उसका भी एक प्रक्रिया, पूरा लंबा समय चाहिए। और चर्चा जैसे है कि एक तो इलेक्शन की शुरुआत में हो सकता है दिसंबर में चुनाव करवाने की जो संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं कि 5 राज्यों के साथ, कुछ लोगों का कहना है कि वो आने वाले मतलब चुनाव को टाला भी जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारियों के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा मतलब स्टेप सरकार ले सकती है? सरकार के मन में आपका अनुसार क्या चल रहा होगा इस समय? निश्चित रूप से ये चंद्रयान और G20 का मुद्दा, पीठ थपथपाने वाली जो बात है, वो तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी, और ठीक है, वो एक कर्सी है, वो तो होना भी चाहिए और सब लोग बात करेंगे। लेकिन जो इंडिया वर्सेज भारत की बात है, तो उसमें मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि इंडिया डेट इज भारत, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, लिखा हुआ है। तो अब इंडिया को मिटाने की बात है, इंडिया को मिटा के भारत रखने का मुझे नहीं लगता है कि अभी संभव हो पाएगा। उसके लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन की तरह कुछ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और वो सारी चीजें, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, मुद्दे को उछालने में क्या जाता है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उछाल दिया, उसी तरह से इंडिया वर्सेज भारत भी उछाल दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत इसलिए चाह रहे हैं ये सरकार कि हमारा जो वो अल्फाबेटिकल जो रैंकिंग है उसमें हम ऊपर आ जाएंगे। जैसे इंडिया बहुत नीचे आती है, उसी तरह से भारत जो अगर करेंगे तो बी में आ जाएगा, तो बी से ऊपर आ जाएंगे रैंकिंग में हम। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस रैंकिंग से क्या हासिल होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बहुत नीचे है रैंकिंग में, तो वो तो सुपर पावर बना हुआ है।
लेकिन ये कि भावनात्मक मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दे को किस तरह से आप निकालते हैं तो वो भारत की जनता है, भारत की जनता तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो मैंने आपको बताया ना कि वो चुनावी दृष्टि से रोहिणी कमीशन और महिला आरक्षण, ये 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। रोहिणी कमीशन में ओबीसी का आरक्षण सीमा बढ़ाई जाएगी, आरक्षण का जो बैरियर है अभी तक, वो बैरियर को तोड़ने की बात है। रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास आ चुकी है, उस रिपोर्ट को टेबल कर देंगे ये। और महिला आरक्षण वाला जो है 180 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का, वो अलग से नहीं होगा। वो मैं आपको बता चुका हूं कि वो एक सीट से 2 एमपी चुन के आएंगे, एक महिला चुन के आएंगे और एक जनरल हो। पहले भी शायद 1957 के चुनाव में ये सारी चीजें होती थी कि एक जनरल कैंडिडेट आता था और एक SC/ST कैंडिडेट आता था चुन के, तो एक सीट से 2 एमपी आते थे। तो उसी तरह से एक सीट से महिला और एक जनरल कैंडिडेट एमपी चुन के आएंगे। तो ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है चुनाव की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि इससे महिलाओं का भी वोट बढ़ेगा और ओबीसी की राजनीति पर जिस तरह से इंडिया वाले जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं ओबीसी को, वो उन वोटों को साधने के लिए एक रोहिणी कमीशन का जो है टेबल करना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पीओके वाला जो है वो ठीक है, वो चीजें तो कहना मुश्किल है कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन जो खबर जब चलनी आज से शुरू हुई है तो वो एक संदेश दे रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पीओके वाली चर्चा भी लगातार हो रही है, और जो मंत्री केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का जो स्टेटमेंट है, जो आर्मी चीफ भी रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट था इस संदर्भ में। तो उसको लेकर तमाम खबरिया चैनलों पर जब खबर चलने लगी है तो उसका संदेश समझिए। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीतिक संदेश होते हैं हर विषय के। और चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं देश में, आम चुनाव भी, तो उसको लेकर तमाम तरह की समीकरणों बनाने की और सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो मुकुल त्रिपाठी जी वहां से जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। मुकुल जी, मतलब जैसे आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, लगातार यह संभावना जताई जा रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। और कुछ दिन पहले जो वरिष्ठ पत्रकार है श्रवण गर्ग जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि उन्होंने बड़ा विषय उठाया था कि महिला आरक्षण वाला ये विधेयक संसद में आ सकता है और 180 सीटें बढ़ सकती हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं ये बड़े गंभीर चर्चाओं में इस समय, आपको क्या लगता है कि सरकार कौन से मुद्दे के साथ जाएगी आगे? देखिए, मुद्दे कुछ भी हो, जैसे पुष्पेंद्र भाई साहब ने कहा कि एक चीजें कई सारी हो सकती हैं, प्रदीप जी ने भी कहा कि चीजें कई हो सकती है, लेकिन जानते सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सबसे टॉप पे बैठे हैं कि होना क्या है। बाकी जितना खबरिया चैनल है वो सब भी, कोई भी बड़ा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा कि कोई ऑथेंटिक बात कर दे और उसकी गारंटी ले ले। तो अभी जितना भी चल रहा है ये सब हवाई है। मुझे तो जहां तक, जैसे आज सवेरे मेरी दिल्ली बात हुई तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि चूंकि पुरानी संसद में बुलाया गया है और उसके बाद नई संसद में आएगा, तो हो सकता है इस संसद की विदाई हो। विदाई में इसमें कब से इसका इतिहास रहा, कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या डिसीजन हुआ, हो सकता है उसी के बारे में 2-3 दिन चर्चा हो, बाद में जो इनके पास एक शगुफा है वो छोड़ा जाए। जो भी चीजें हो, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का, वो इतना आसान है नहीं, क्योंकि कमेटी अभी बनी है और जितने दिन में चुनाव है उसमें कई जगह इनको बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, वो संभव नहीं दिखता है। बाकी महिला और बाकी चीजें जो है, ये पाकिस्तान वाला ऑक्युपाइड पीओके, ये सब होना कुछ नहीं है। देखिए, ये कर दे कुछ भी, लेकिन ये सिर्फ चुनावी एक वो रहेगा शगुफा कि हाँ संसद बैठाई हमने ये करने की कोशिश की है या मैंने कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट तो भी मिलने वाला किसी भी चीज में नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन में तो मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। राज्यसभा में ये खरीदे, कुछ भी करें, जो भी करें, लेकिन इनका बहुत मुश्किल है। जहां तक मुझे लगता है कि विदाई करेंगे, क्योंकि बहुत भव्य और एक पुराना इतिहास रहा है संसद का, और उसमें नेहरू से लेके आज तक के कितने डिसीजन हुए, कौन कौन से बड़े बड़े संसद ने क्या क्या देखा है। हो सकता है उसपे पक्ष विपक्ष जो बोलना चाहे सबसे चर्चा की जाए। बाद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जो सोच समझ के बैठे होंगे अगले आने वाले चुनाव के लिए, उसको फिर ये लोग अपना पेश करेंगे। क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों तक में ये, इवन प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता जो है, उन तक को इन सब चीजों से दूर रखा गया है। उनको भी कोई जानकारी मीडिया को देने के लिए अगर होगी भी तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कई सारे, बट वो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। जी
जी, जी, बिल्कुल ठीक है। बात ये आ रही है जो चुप्पी है सेशन को लेकर सरकार की तरफ से, वह बड़े सारे प्रश्न उठा रही है। मैं पुष्पेंद्र जी के पास हूँ, पुष्पेंद्र जी से आपने भी कहा था वन नेशन वन इलेक्शन या पीओके की बात जैसे परवीन जी ने कही है और महिला आरक्षण की बात कही है। तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं इस समय राजनीति के अंदर जो चर्चाओं में, वो बड़े मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी इनका एकदम से निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। उसमें बड़ा लंबा समय लगेगा, एक लंबी प्रक्रिया पूरी है। लेकिन आपको क्या महसूस होता है कि ऐसी जो मुद्दे हैं इन पर चर्चाओं की जो उस समय एकदम से सरगर्मियां शुरू हुई हैं और जो विशेषण बुलाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ेगी सरकार को कि इस सेशन को बुलाया जा रहा है, उसमें आप किस दृष्टि से पूरे विषय को देखते हैं? देखिए भाई मुकुल जी को सुना, परवीन भाई को सुना, सारी बातें हुई, क्यासबाजी आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मुकुल जी भी कर रहे हैं, परवीन जी भी कर रहे हैं, लेकिन जो वहां बैठे या जोड़ी वो चौंकाती है, चौंकाती रहेगी। और जिन बातों को हम सोचेंगे या कहेंगे अमूमन वो नहीं होता। तो मुझे संदेह है कि जो बातें हम कर रहे हैं, बस इसमें एक बात और उससे जोड़ता हूं, यानी कि चंद्रयान पर चर्चा, सूर्य के लिए जो छोड़ा गया आदित्य, उस पर G20 की तालियां, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में आना, और पुराने संसद में क्योंकि वो पता नहीं इतिहास अपना बताएंगे या दूसरों का बताएंगे, फिर वो स्वीकार करनी पड़ेंगी बहुत सारी बातें, पता नहीं वो स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फैसलों को। लेकिन हाँ, एक बात का संकेत जो प्रवीण जी ने दिया, उससे आगे बढ़ाते हैं बात को, क्योंकि बातों को रिपीट करने से दर्शकों को बोरियत होती है। जो महिला आरक्षण वाला बिल वाली बात कही, वो थोड़ी सी पटरी पर जाती हुई देखी जा सकती है। रोहिणी कमीशन वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी नुकसान उठाया कुछ चुनावों में, तो उसको ला सकते हैं। मैं इनकार तो किसी संभावना से कर नहीं सकता, लेकिन प्रवीण जी ने एक चीज की ओर ध्यान दिला दिया जो हमारे दर्शकों को भी ध्यान रखनी चाहिए, और वो भी एक शायद देश में बड़ी बहस होने जा रही है आगे चल के। ये मेरी सिर्फ संभावना है, ओनली गेसिंग। ये मत मान लीजिएगा कि कहीं से मुझे ऑथेंटिक मिली है या मैंने कहीं से जानकारी ली है, नो। वहां पर सीटों की संख्या ज्यादा रखी गई है नए भवन में, ये सबको मालूम है, आपको भी, हमें भी। तो एक फॉर्मूला तो यही है जो प्रवीण जी कह रहे थे कि भाई एक सीट से महिला भी आ जाए और एक ही लोकसभा सीट से 2 प्रतिनिधि हो जाएं, जैसा कि पहले हुआ करता था। नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा बढ़ के दूसरी चीज लग रही है कि एक तीर से 2 शिकार, और ये वो करते ही रहते हैं। हो ये सकता है कि ये दोबारा परिसीमन की घोषणा कर दे, और वो परिसीमन भी आबादी के अनुसार करने जा रहा है। इसको लेके दक्षिण के राज्य बहुत नाराज हैं, सिर्फ इस प्रस्ताव से, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, लोकसभा सीटों का, या परिसीमन दोबारा होगा, तो होगा क्या कि दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसमें उनका तर्क ये है दक्षिण वालों का कि भाई हमने आपकी जो राष्ट्रीय नीति थी, जो राष्ट्रीय हित को मानते हुए जनसंख्या वृद्धि दर को उत्तर के मुकाबले कम रखा, तो जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ दक्षिण के राज्यों में उत्तर के राज्यों की तुलना में कम है। तो क्या इसकी हमें सजा मिलेगी कि हमारे प्रतिनिधित्व कम हो जाए और आपकी आबादी ज्यादा है तो आपका ज्यादा हो जाए? ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। लेकिन ये लोग कब क्या कर गुजरे, वहां सीटें रखी हैं तो उसे खाली तो छोड़ेंगे नहीं, थोड़े दिन में उस सीटों का उपयोग तो कराएंगे मोदी जी और अमित जी, अमित शाह जी और मोदी जी। ऐसे नहीं किया, प्रावधान किया है, तो वो एक संभावना हो सकती है कि कुछ सीटों पर या तो पिछड़ों का भी साथ ले लें, जनरल भी हो जाए, या वहां पे एक जगह महिला एक जगह पिछड़ा साथ में आ जाए। और तीसरी जो मुझे प्रबल संभावना लगती है कि जो दोबारा परिसीमन की बातचीत है, जो प्रस्ताव है, जो दबा हुआ प्रस्ताव है फाइलों में, कहीं वो तो निकल के नहीं आ जाएगा, उसका दिन बाहर आ जाए और दोबारा परिसीमन की बात की जाए। हालांकि दक्षिण के राज्य उस पर घोर आपत्ति जता चुके हैं कि आबादी के आधार पर अगर ऐसा होता है तो उन्हें बहुत नुकसान है। और ये आप और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर के मुकाबले दक्षिण राज्यों में थोड़ा उसकी जमीन कमजोर है, अभी वो जमीन वहां तैयार नहीं हो पाई है जो उत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जमीन। ये इनका निजी हित है, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर हमने जनसंख्या दर कम रखी और हम अनुशासित रहे, नियमित नियंत्रित रहे, जो सरकारें चाहती रही देश हित में हम करते रहे, क्या उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी उन्हें? तो ये एक सिर्फ उछालने की बात, जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं ना कि भाई वन नेशन वन मुद्दा उछाल तो दिया ही, पीओ के कल वीके सिंह ने धीरे से उछाल तो दिया ही,
तो उछालने को तो बहुत सी बातें हैं, देखिए ये करेंगे वो जो उछला नहीं है, कोई हैरत अंगेज ऐसी बात चाहेंगे सरप्राइजिंग जिससे इन्हें बहुत लाभ हो पॉलिटिकल और आगे के लिए हो, लंबा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें उसमें मैच कर सकती है कि सबसे मतलब बड़ा ध्यान ये होना चाहिए कि नई संसद में सीटें कितनी हैं, उसमें वहां सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसको हमें ध्यान में रखते हुए सोचना होगा कि वो क्या करें। ओवर टू यू। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो सीटों की संख्या है संसद की वह तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बताई दी हैं कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो प्रवीण जी आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण का जो पेच है क्या वो इतनी आसानी से सुलझ सकता है? जैसे कि एक अनुमान लगाया जा रहा है, पुष्पेंद्र जी ने भी इशारा किया है कि जो सीट है वो एक जो लोकसभा सीट है उसमें 2 सीट हो सकती है, परिसीमन का भी विषय आ सकता है सामने। और एक चर्चा ये भी थी कि जो मत प्रतिशत के हिसाब से भी उन सीटों को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे जो मत प्रतिशत पार्टियों को मिल रहे हैं उसके आधार पर भी जो 180 सीट या 188 सीट जो बढ़नी है उसको भी उस तरह से बांटा जा सकता है मत प्रतिशत के हिसाब से किसको कितनी सीट मिल रही है। ऐसी संभावना भी लोग अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि प्रवीण जी आपको क्या लगता है किस दृष्टिकोण से आप इस विषय को देखते हैं? नहीं, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए 180 सीटें तो इस हो सकता है, मतलब अनुमान ही है कि इस विशेष सत्र में हो सकता है कि उसको मंजूरी मिल जाए। जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसमें इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। परिसीमन में टाइम लगेगा, वो एक लंबा होमवर्क है, तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन सीटों की जो संख्या नए संसद में बढ़ाई गई है लगभग 1000 सीटों की संख्या है। तो वो दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए परिसीमन आगे होगा, उसके हिसाब से कितनी सीटें बढ़ेगी वो आगे आने वाले समय में तय होगा। लेकिन अभी तो 180 सीट चाहिए, तो वो 180 सीट के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है। वो इस विशेष संसद के विशेष सत्र में हो चाहे जैसे भी हो वो करना है इनको, क्योंकि महिलाओं वो 33% आरक्षण वाला जो मसला है उसको वो इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं। और परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया है, तो लंबी प्रक्रिया के तहत वो चीजें आने वाले समय में होगी और वो 1000 सीटों तक वो जाएगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिला के वो पूरी 1000 सीट के आसपास होगा। जी बिल्कुल ठीक है कि लंबी प्रक्रिया है। मैं मुकुल जी के पास था। मुकुल जी आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार के दृष्टिकोण से, बीजेपी के दृष्टिकोण से? या इंडिया भारत वाला जो विषय है वो प्रमुखता लिए हुए उनके लिए, या महिला आरक्षण को मानते हैं कि प्राथमिकता कौन सा वाला मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा के पर ज्यादा फोकस करेगी सरकार? क्या लगता है आपको? या इसके अलावा जो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि कुछ और भी विषय आ सकता है सामने? हाँ, प्रदीप जी ने जैसे महिला वाला कहा तो महिला आरक्षण वाला आ सकता है, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं करेगा। जो विरोध करेगा वो आराम से इनका बिल पास हो जाना चाहिए। बाकी जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन, सही कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं, इसमें कई संशोधन कराने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पुष्पेंद्र जी ने कही है कि ये लोग वो नहीं करेंगे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा लाएंगे जो हर आदमी चौंक जाएगा कि अरे ये हो रहा है। और वो लॉन्ग टर्म वाला जो बात कही बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। ये हमेशा वही है कि सीधे छक्का मारते हैं, ये 1 रन 2 रन नहीं लेते हैं। ये दोनों चूंकि लगातार इधर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश और आपका दिल्ली, ये 3 हारने के बाद, और प्लस बेरोजगारी महंगाई विषय भले ही जीडीपी और इन सब में आप आंकड़ों में कर दे, लेकिन जमीनी स्तर पे बहुत तगड़ी है। और जो लोग पार्टी से जुड़े थे 2014 से लेके 19 से लेके अब तक, काफी लोग कटे भी हैं, नए जुड़े भी हैं। मैं नहीं मानता कि नहीं जुड़े होंगे, लेकिन धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे अब लोगों के अंदर ये तक आ गया कि मंदिर से क्या हमें खाना मिल जाएगा, मंदिर से क्या हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो वही चीजें ऐसी हैं कि ये भविष्य के पेट में दबी हुई है। और जब ये लोग, अभी ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन की बात है, जैसी ही शुरू होगी सबके सामने होगा और शायद हम लोग फिर चर्चा कर रहे हैं कि नया कहां से आ गया। महिला वाले पे मैं एग्री हूं कि हाँ, ये कर सकते हैं कि संसद का पुराना जो इतिहास है वो अपना बताते हुए, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि कैसे उसको स्वीकारेंगे, तो ये वही चीजें उठाएंगे जो इनके बेनिफिट के लिए रहेंगी कि कांग्रेस ने ये किया, इस संसद में ये भी देखा है, आपातकाल देखा है, ये करा है, यहाँ पे ये हो रहा था, तो उस सब में खूब विवाद होगा। हमारी समझ से 2-3 दिन तो इसी में निकल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, विपक्ष बायकॉट करता है। कराना इनको बहुत बड़ा एक कोई शगुफा छोड़ना है बड़ा वाला, जिससे 24 तक फिर हिला रहे सब कुछ, और शीतकालीन सत्र तक ये आग जो है सुलगती रहे, और बीच में सब सारी टीवी डिबेट और इन सब में एक अच्छा माहौल बना रहे कि हाँ, कि हमने गेंद उछाल दी, अब इसको खेलते रहो।
तो यही होगा मुझे जहां तक लगता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि शिगुफा कुछ ऐसा आ सकता है। और मैं पुष्पिंदर जी के पास आता हूँ कार्यक्रम के अंत में। बात ये है कि जो मुद्दे की बात हम कर रहे हैं लगातार, और आपने बड़ी मुख्य बात कही कि ऐसा कोई नया विषय आ सकता है। और जैसे मुकुल जी ने भी कहा कि कुछ शिगुफा ऐसा आ सकता है कि चर्चाओं में जो केंद्र से अलग हटके दूसरी बात पर हम केंद्रित हो जाए। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो मुख्य सवाल हैं जो आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं। और अगर हम देखें राजनीतिक चुनौतियां जो लगातार बढ़ रही हैं बीजेपी की, कर्नाटक के बाद, हिमाचल के बाद, और महाराष्ट्र से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, जो प्रदेश हैं जहाँ चुनावी राज्य हैं, उनसे भी चुनौती वाली खबर बीजेपी के लिए आ रही है। तो क्या उन सबसे मुद्दों से बचने के लिए ऐसे काम कुछ बीजेपी के सरकार के द्वारा हो सकते हैं? और साथ ही जैसे आपने शुरू में कहा था कि इंडिया और भारत का नाम जो परिवर्तन की बात है, उसमें लाखों करोड़, हजारों करोड़, पता नहीं कितना खर्च होगा, देश की जो संपदा लगेगी, धन सामर्थ्य लगेगी, क्या देश उसके लिए भी तैयार है उतना खर्च करने के लिए? देखिए, प्रवीण भाई ने फिर से महिला आरक्षण पर जोर दिया और मुकुल जी ने भी इस पर सहमति जताई। और वो जो गेंद उछालने वाली बात है ना प्रशांत जी, वो बड़ी है। आप देखिए, जब 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 कोई ऐसा विषय या ऐसा मुद्दा थोड़ा हॉट टॉपिक बनने लगता है, तभी कुछ ना कुछ दूसरी सुर्खियां बनाने में माहिर हैं और कर लेते हैं। आप देखिए, इंडिया और भारत की बात किस दिन होती है, सारी चीजों का जो टाइमिंग है ना, वो बड़ा रोचक है। टाइमिंग इतना सेट है कि दूसरी डिबेट सारी चेंज हो जाए और डिबेट इस पर आ जाए। अब वो शगुफा कहें उसे या डाइवर्जन कहें, पर वो मैनिपुलेटेड सेट है, वो कोई अचानक नहीं होता है। वो मतलब ये मैं मानने को तैयार नहीं कि वो अचानक होता है। वो टेलर्ड होते हैं कि किस समय पे क्या चीज उपयुक्त है। अचानक शाम को मीटिंग से पहले, विपक्षी मीटिंग से पहले, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ जाती है। हो सकता है मुश्किल हो, पर मुश्किल तो देखिए, आप और हम यही बैठे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे थे। धारा 370 हटना भी बड़ा मुश्किल लगता था, 35 से हटना भी बड़ा मुश्किल लगता था। तो मैं नहीं कह सकता कि इनके लिए कितना मुश्किल है। क्या क्या अगर उसका मुद्दा छेड़ा है और गंभीर है तो उसकी स्टडी भी की होंगी और उसके जो लूपहोल्स हैं वो भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी कोशिश नहीं कर ली होगी या स्टडी नहीं कर लिया होगा अगर वो इस पर गंभीर। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज के दौर में मोदी जी की अगर ओपिनियन पोल में थोड़ी सी लोकप्रियता कम हो रही है, तब भी महिलाओं में जो उनकी लोकप्रियता है वो ठीक है। और महिलाएं जात बिरादरी से उठकर, दूसरी तरह से उठकर भी हमने देखा है कि मोदी जी के नाम पर उन्होंने वोट दिया है। तो अगर वो महिला आरक्षण का बिल पास करा ले जाते हैं, हालांकि मेरी गट फीलिंग ये है कि होगा नहीं, पर अगर वो करा ले जाते हैं तो इसका चुनावी लाभ उन्हें मिलेगा 2024 में। देखिए, 2019 में जब लगने लगा अब मोदी जी को कुछ नहीं मिलेगा, तो उज्ज्वला ने काम किया था। उज्ज्वला के बाद लाभार्थी योजनाएं तरह तरह की आई हैं। और अगर मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना की है तो जरूर कुछ फीडबैक्स होंगे, कुछ सर्वे होंगे कि महिलाओं को अपनी तरफ खींचिए। ऐसा नहीं है, और ये ट्यूनिंग से होगा, सिंक्रोनाइज होगा सेंटर और एमपी में। ऐसा नहीं है कि अकेले शिवराज मामा कर ले जाएं। जरूर कोई ना कोई इनकी जो अपना मैकेनिज्म है उससे उन्हें फीडबैक मिला होगा कि महिलाओं को और खींचिए या उनकी नाराजगी दूर कीजिए। तो इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो महिला आरक्षण एक बड़ा दांव होगा और महिलाओं की हमदर्दी, सिंपैथी दोबारा से आएगी। और कई जगह मैंने देखा है कि जात बिरादरी के बैरियर को तोड़कर अपने माँ बाप की बात ना मानते हुए युवा लड़कियों ने, महिलाओं ने अलग से वोटिंग किया। ये पैटर्न पिछले 2 चुनावों में धीरे धीरे देखने को मिला है। तो हो सकता है कि महिला आरक्षण मेन हो, लेकिन फिर भी पता नहीं वो इससे भी बड़ी चीज क्या ले आए, चाहे वो परिसीमन हो दोबारा सीटों का, चाहे वो 1000 सीटें भरने के लिए कुछ और प्रक्रिया अपना रहे हो, या वो एक सीट पर कहीं पर 2 प्रतिनिधि ला रहे हो, या कहीं पर अभी जैसे ट्राई के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का दरवाजा खोल दिया कि अब ट्राई का जो चेयरमैन है वो बाहर का सीईओ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या बड़े सीईओज को कहीं सदन में बिठाया जाए, कोई विशेष उनका सेल बना के साहब ये जैसे पार्टियों में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ होता है, ऐसा कोई प्रकोष्ठ बना के उनके लिए विशेष मनोनयन की स्थिति कर दी जाए। तो यू नेवर नो कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये सब कयास है, अनुमान है
अगर हम आज की चर्चाओं पे, आज के माहौल पे बात करें, तो जितनी बातें मुकुल जी ने, प्रवीण जी ने, हमने की हैं, वो सारी रिलेवेंट है। लगता है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि ये जोड़ी मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, तो क्या सरप्राइज देगी, मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि उसका इंतजार करें। हमारी बातों पे पूरा भरोसा मत करना, दर्शकों से कह रहा हूँ, हम भी अनुमान लगा रहे हैं आपकी तरह। हो सकता है हम में से कुछ सही साबित हो जाए, हो सकता है हमें आप 100 में से 30 नंबर दे दें, पासिंग मार्क्स मिल जाए, लेकिन ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बहुत चतुर जोड़ी है और इन्होंने राजनीति में बहुत सारी नई परिभाषाएं गढ़ी हैं, नई लाइनें खींची हैं, बड़ी लाइनें खींची हैं। तो अब वो क्या करेंगे, इसका इंतजार हमें भी उतना ही है जितना कि दर्शकों को। बिल्कुल ठीक है कि अनुमान है, केवल संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि क्या संभावना हो सकते हैं, क्या अनुमान हो सकता है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, एक सवाल उठता है इसमें कि जो इंडिया और भारत का जो विषय सामने आ रहा है, और अगर नाम चेंज करने की प्रक्रिया संसद के माध्यम से सरकार करती है, तो उसमें जो धन संपदा जो देश की लगनी है, जो सामर्थ्य लगना है, कि बहुत छोटा अमाउंट नहीं होगा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा। क्या देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए तैयार है क्या वो, क्या लगता है? देखिए, इसमें दो तरह का नजरिया है प्रशांत जी। मुझे लगता है मुकुल जी और प्रवीण जी सहमत होंगे। जब इस देश में एशियन गेम्स हुए थे तब भी ये सवाल उठे थे कि साहब इसकी क्या जरूरत है। अब G20 हुआ तो भी लोगों का, और संभवतः सवाल ये भी मन में आता है कि यार एक आम देशवासी को इससे क्या मिला, 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन कुछ बातें ऐसे जो इवेंट हुए वो हमारा गौरव तो बढ़ाती हैं, चाहे वो एशियन गेम्स रहे या G20 रहे। हम किसी पार्टी के पक्षधर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गौरव बढ़ाती हैं और गौरव बढ़ता है। कुछ छोटी मोटी बातें, आप शादी करते हैं बिटिया की या बेटे की शादी करते हैं, इवेंट करते हैं, उसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं और वहाँ भी कुछ फूफा निकल आते हैं। तो वो कमियां अगर हम दरकिनार कर दें तो ये इवेंट दोनों बेहतर थे। लेकिन क्या इंडिया और भारत का नाम बदलना, या भारत के नाम से जब हमारे इतने देशों में मतलब दूतावास है, उनकी बिल्डिंग्स पर नाम लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या करेंगे, रिपब्लिक ऑफ भारत, वो चेंज होगा, स्टेशनरी चेंज होंगी, एम्बलम चेंज होंगे, यूनाइटेड नेशन में क्या होगा, बहुत सी जो हमारी अपनी वेपनरी है जो हमने खुद बनाई है, चाहे वो हवाई जहाज हो और रॉकेट्स हो, सब पर मेड इन इंडिया तो लिखा है, मेड इन भारत तो लिखा नहीं। ज्यादातर पे मेड इन इंडिया लिखा जाता है और मेड इन इंडिया के नारा दिया जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या उतना खर्चा हमारे देश के लिए, जो अभी यानी कि ग्लोबल साउथ का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, विकासशील देश कहलाते हैं, तो क्या ऐसे में इन बातों पर अगर बहुत बड़ी धनराशि जिसकी हम कल्पना नहीं कर पा रहे, अभी मैं कह रहा था कि हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो कितना उचित है, ये मेरी मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि एक जिद के लिए इतना कर दिया जाए या इतना खर्चा कर दिया जाए। धीरे धीरे अगर होता है, सब लोग स्वीकार कर लेते हैं दोनों नामों को, धीरे धीरे कालांतर में होता जाए धीरे धीरे, और जो भी नई चीज छपे, भाई नया दूतावास बन रहा है उस पर नाम हो जाए, नई स्टेशनरी बन रही हो जाए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा व्यावहारिक होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाल यही है कि जो उनके पीछे जो शक्ति खर्च होनी है, जो सामर्थ्य खर्च होना, धन संपदा खर्च होनी है, उसके लिए क्या देश हमारा तैयार है। और जिस तरह से पूरे विषय को आप सभी ने सार्वभौमिक उसका विश्लेषण किया है कि कौन से मुद्दे आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें हो सकते हैं, इसका जो अनुमान लगाया, संभावना जताई है, वह निश्चित रूप से ऐसे विषय हैं कि वो जो चर्चा केंद्र में इस समय पूरे देश के अंदर है। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, क्योंकि बड़े विस्तार से आप सभी ने उन विषयों को रखा है कि क्या संभावनाएं हैं देश की राजनीति में आने वाले समय में। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि पुष्पेंद्र शर्मा जी ने, प्रवीण जी ने और मुकुल जी ने बहुत ही विस्तार से पूरा विषय का विश्लेषण किया है। तो मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।